कहानी की शुरुआत होती है साल 2065 से, जब सिर्फ 67 मिनट में पूरी धरती ऐसे खत्म हो गई थी जैसे किसी ने एक झटके में सब कुछ मिटा दिया हो। और जो लोग किसी तरह बच पाए थे उन्होंने हार मानने के बजाय तुरंत कई रिकॉनेसेंस शिप्स को स्पेस में भेज दिया था ताकि हर तरफ तलाश की जा सके और कोई ऐसा प्लेनेट मिल सके जहां फिर से जिंदगी दोबारा शुरू हो सके। इसके बाद करीब 7 साल तक लगातार सफर चलता रहा था, इतना लंबा कि कई बार उनका कॉन्टैक्ट भी टूट जाता था और उन्हें खुद नहीं पता होता था कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। फिर एक दिन पेगासस नाम की शिप से सिग्नल आया कि उन्हें कुछ मिला है। उसी समय शिप के अंदर पायलट माइक अपने कप में रखे छोटे से केक को चुपचाप देख रहा था, जैसे उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि आज उसका बर्थडे है। इतने सालों से एक ही रूटीन में फंसे रहने की वजह से वो ये सब ऑलमोस्ट भूल चुका था, लेकिन जेन को ये बात याद रही थी और इसी वजह से माइक के चेहरे पर हल्की सी चमक आई थी, जबकि जेन भी हल्का सा मुस्कुरा रही थी। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी जिसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन सब समझ में आ रहा था। इसके बाद दोपहर होते ही पूरा क्रू एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। कैप्टन जॉन भी वहीं था और टोटल 8 लोग इस टीम में थे, जिनमें कुक जेरी, पायलट माइक, साइंस ऑफिसर एडवर्ड, मेंटेनेंस संभालने वाला पीट, कॉम्स ऑफिसर जेन, डॉक्टर हेली और उसकी 7 साल की बेटी शामिल थे। उस वक्त माहौल ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल हो और सब हंसते बोलते हुए उस नए प्लेनेट की बातें कर रहे थे, जैसे वो पहले से ही उनका नया घर बन चुका हो। हर कोई अपने फ्यूचर को इमेजिन कर रहा था जहां नॉर्मल लाइफ होगी, ओपन स्काई होगा और फ्रेश हवा मिलेगी। लेकिन असलियत इससे अलग थी, क्योंकि ये खुशी सिर्फ ऊपर से दिख रही थी और अंदर से हालात पहले ही बिगड़ चुके थे। रिसोर्सेज लिमिटेड थे, फ्यूल कम बचा था और शुरू से ही ये मिशन एक बड़ा रिस्क था। इसी बीच पीट चुपचाप कैप्टन जॉन को साइड में ले गया था और उसे बताया था कि अब शिप में इतना फ्यूल नहीं बचा कि वो वापस लौट सके। उसने हर पॉसिबल तरीके से फ्यूल बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था आगे बढ़ते रहना। ये सुनकर कैप्टन जॉन के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल लिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये बात बाकी क्रू तक पहुंच गई तो तुरंत पैनिक फैल जाएगा। इसलिए उसने पीट से कहा था कि फिलहाल ये बात यहीं तक रखी जाए। थोड़ी देर बाद शिप टारगेट प्लेनेट के ऑर्बिट में एंटर कर गई थी और अगली सुबह एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें सबको उनके काम असाइन किए जा रहे थे। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर हल्का सा प्रेशर महसूस हो रहा था। तभी अचानक एडवर्ड की तबीयत बिगड़ गई थी और वो क्लियरली कमजोर दिखने लगा था। डॉक्टर हेली ने तुरंत उसे पेन किलर दे दिया था ताकि सिचुएशन संभल सके, लेकिन असली दिक्कत कुछ और ही थी, क्योंकि एडवर्ड काफी समय से एक सीरियस बीमारी छुपा रहा था और सीक्रेटली खुद को इंजेक्शंस दे रहा था ताकि किसी को शक न हो। हेली को ये बात समझ आ गई थी और उसे साफ दिख रहा था कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। उसने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन एडवर्ड बस चुप रह गया था। उसे मौत का डर तो था, लेकिन दर्द इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। इसी बीच दूसरी तरफ हालात और बिगड़ गए थे, क्योंकि कुक जेरी फिर से शराब पीकर कंट्रोल खो बैठा था और इस बार वो सीधे कॉकपिट तक पहुंच गया था जहां माइक आराम से मूवी देख रहा था। अचानक हुए डिस्टर्बेंस से माइक इरिटेट हो गया था और माहौल तुरंत हैवी हो गया था, लेकिन जेरी ने इस बार लिमिट क्रॉस कर दी थी। गुस्से में उसने माइक का टैबलेट उठाकर सीधे जमीन पर पटक दिया था। इसके बाद माइक का भी कंट्रोल छूट गया था और उसने उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि वो उसे मारने ही वाला था। तभी पूरे शिप में एक तेज अलार्म गूंज उठा था और ऑरेंज अलर्ट एक्टिवेट हो गया था। माइक उसी मोमेंट पर रुक गया था और उसकी नजर सामने स्क्रीन पर जम गई थी। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि जो दिख रहा है वो सच है और बिना टाइम वेस्ट किए उसने तुरंत कैप्टन जॉन को कॉल कर दिया था। पीछे जमीन पर पड़ा जेरी अभी भी सिचुएशन समझ नहीं पा रहा था और वो बार बार पूछ रहा था कि ये ऑरेंज अलर्ट आखिर है क्या। माइक ने चिढ़कर उसे बताया था कि वो लोग अब अकेले नहीं है, क्योंकि आसपास एक और शिप मौजूद है। इतना कहकर वो तुरंत वहां से निकल गया था और कुछ ही देर में पूरा क्रू कंट्रोल रूम में इकट्ठा हो गया था। जेन तेजी से डेटा चेक कर रही थी और उसने बताया था कि सामने जो शिप दिख रही है वो पेगासस के सेम मॉडल की है, लेकिन उसमें कोई भी एक्टिव सिग्नल नहीं मिल रहा था, न लाइट्स दिख रही थी और न ही किसी तरह का कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स आ रहा था। जब सिचुएशन को और क्लोजली चेक किया गया तो पता चला था कि वो एक चाइनीज रिकॉनेसेंस शिप है। ये बात सामने आते ही माहौल पूरी तरह बदल गया था और टेंशन साफ महसूस होने लगी थी। कैप्टन जॉन ने तुरंत सभी को एक जगह बुलाया था और जैसे ही पूरी जानकारी सामने आई थी, टीम 2 हिस्सों में बटी हुई दिखने लगी थी। कैप्टन जॉन, पीट और कुछ लोग ये मान रहे थे कि उस दूसरी शिप पर जाना सही रहेगा, क्योंकि वहां से शायद एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिल सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ एडवर्ड और जेन को ये आइडिया काफी रिस्की लग रहा था। उन्हें डर था कि अगर सामने वाले लोग हॉस्टाइल निकले तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। धीरे धीरे ये डिस्कशन आर्गुमेंट में बदल गया था और हर कोई अपनी बात साबित करने में लगा हुआ था। माहौल इतना हीटेड हो गया था कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। आखिर में कैप्टन जॉन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उसने सच्चाई सामने रख दी थी कि अब वापसी पॉसिबल ही नहीं है। ये सुनते ही पूरे क्रू पर जैसे सन्नाटा छा गया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि फ्यूल और रिसोर्सेज इतने कम हो चुके हैं कि लौटना ऑप्शन ही नहीं बचा। अब रिएक्शंस खुलकर सामने आ रहे थे। कहीं गुस्सा था, कहीं फ्रस्ट्रेशन और सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये बात अब तक छुपाई क्यों गई। लेकिन सच्चाई बदलने वाली नहीं थी और अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, आगे बढ़ते रहना। इसी के साथ फैसला लिया गया था कि कैप्टन जॉन, माइक और पीट तीनों उस चाइनीज शिप में जाकर चेक करेंगे। जैसे ही वो अंदर पहुंचे थे, एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया था। पूरा जहाज अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ टूटा हुआ सामान फैला था, सड़ा हुआ खाना पड़ा था और कुछ डेड बॉडीज भी दिखाई दे रही थी। माहौल इतना हेवी हो गया था कि हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सर्च जारी रखी थी। तभी उन्हें एक कंसोल मिला था जिसमें कुछ रिकॉर्डिंग सेव्ड थी, लेकिन सब कुछ चाइनीज में था, इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने डिसाइड किया था कि ये डेटा अपने शिप पर ले जाकर डिकोड करेंगे। उसी दौरान पीट, जो अलग दिशा में गया हुआ था, वो अचानक भागता हुआ वापस आया था। उसकी सांस तेज चल रही थी और वो क्लियरली डरा हुआ लग रहा था। उसने बताया था कि वो लोग वहां अकेले नहीं हैं, क्योंकि उसने अभी किसी को देखा है। ये सुनते ही तीनों और ज्यादा अलर्ट हो गए थे और अब हर कदम और भी संभल कर रख रहे थे। तभी अचानक माइक का पैर फिसला था और वो नीचे गिर गया था। आवाज सुनते ही बाकी दोनों घबरा गए थे, लेकिन
लेकिन माइक की नजर जमीन पर टिक गई थी, जहाँ एक छोटा सा चाइनीज लड़का जिंदा पड़ा हुआ था। उसने तुरंत उसे उठाया था और तीनों ने एक दूसरे को देखकर फैसला किया था कि उसे साथ लेकर वापस चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए मुड़े थे, उन्हें एहसास हुआ था कि दरवाजा बंद हो चुका है और अब वो अंदर फंस चुके हैं। तभी सामने जेरी नजर आया था और उसने साफ कर दिया था कि दरवाजा उसी ने बंद किया है, क्योंकि वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता था कि किसी दूसरी शिप से कोई उनके जहाज में आए। उसे डर था कि कहीं उनके साथ कोई वायरस या और बड़ा खतरा ना आ जाए। माहौल पहले से ही गर्म था और उसी टेंशन के बीच हेली ने बिना एक सेकंड सोचे पास पड़ा डंडा उठाया और सीधे जेरी को मारकर बेहोश कर दिया था, ताकि सिचुएशन हाथ से ना निकल जाए। इसके तुरंत बाद उसने दरवाजा खोल दिया और माइक, कैप्टन जॉन और पीट को सुरक्षित अंदर ले आई थी। लेकिन अंदर आते ही एक और झटका उनका इंतजार कर रहा था। पीट ने कैप्टन जॉन को बताया कि उसने पूरी शिप को 2 बार अच्छे से चेक किया है और यहाँ कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जो उनके काम आ सके। उसकी समझ में यही आ रहा था कि ये लोग शायद वापस लौटने के इरादे से निकले ही नहीं थे, यानी ये मिशन शुरू से ही वन वे रहा होगा। ये बात अपने आप में काफी भारी थी, लेकिन टाइम नहीं था ज्यादा सोचने का। तभी पीट और माइक वापस निकलने लगे थे ताकि अपने शिप पर लौट सकें। लेकिन अचानक पीट को कुछ याद आया और उसने माइक को आगे बढ़ने को कहा कि वो बस एक चीज लेकर तुरंत लौटा है। माइक बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ गया था, लेकिन जैसे ही पीट दोबारा उस शिप के अंदर गया, अचानक हैच अपने आप बंद हो गया था। पीट तुरंत घबरा गया था और उसने पूछा कि ये किसने किया, लेकिन जेन ने सिस्टम चेक करके बताया कि किसी ने मैन्युअली कुछ नहीं किया है। पेगासस का सिस्टम दिखा रहा था कि वो चाइनीज शिप खुद अपने हैच बंद कर रही है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा था, क्योंकि अब ये सिंपल मेल फंक्शन नहीं लग रहा था। पीट ने तुरंत अंदर एस्केप का रास्ता ढूंढना शुरू किया था, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आ गया था कि इस शिप में कोई एस्केप पॉड है ही नहीं, यानी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उस पल उसे साफ समझ आ गया था कि अब वो यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पैनिक करने के बजाय वो खुद को संभाल गया था और उसकी आवाज बिल्कुल स्टेडी हो गई थी। उसने कैप्टन जॉन को काल्मली बताना शुरू किया था कि उसके बिना आगे कैसे मैनेज करना है और धीरे धीरे सबको अलविदा कहने लगा था। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी शिप पल भर में उड़ गई थी। पीट वहीं खत्म हो गया था। सब कुछ इतना तेजी से हुआ था कि किसी को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। माइक अंदर से पूरी तरह टूट गया था। उसे पीट के साथ बिताए पुराने पल याद आने लगे थे और गिल्ट उसे लगातार परेशान कर रहा था कि शायद कुछ अलग किया जाता तो ये नहीं होता। इसी भारी माहौल के बीच वो छोटा चाइनीज लड़का जिसे वो लोग साथ लेकर आए थे आखिरकार होश में आया था। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली, वो बुरी तरह घबरा गया था। उसने पास पड़ी कैंची उठा ली थी और बार बार खुद को बचाने की कोशिश करते हुए दूर रहने को कह रहा था। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। हेली धीरे धीरे उसके पास गई थी और उसे काम करने की कोशिश कर रही थी। उसने उसे इशारों से समझाया कि वो लोग उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। काफी देर तक समझाने के बाद लड़का थोड़ा शांत तो हुआ था, लेकिन फिर भी वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था और पूरी तरह डर के असर में ही था। हेली उससे उसके पेरेंट्स के बारे में और उस शिप पर क्या हुआ था ये समझने की कोशिश करती रही थी, लेकिन लड़का पूरी तरह चुप ही रहा था। उसकी हालत देखकर हेली को साफ समझ आ गया था कि उस जहाज पर कुछ बहुत ही बुरा हुआ था, जो वो बताने की हालत में भी नहीं है। इसके बाद माइक और बाकी लोग चाइनीज शिप के फ्लाइट रिकॉर्ड्स निकालने लगे थे और पीट की बात बिल्कुल सही निकली थी। उस शिप के पास वापस लौटने के लिए कोई रिसोर्स था ही नहीं और वो लोग पेगासस से कई महीने पहले ही यहाँ पहुंच चुके थे। रिकॉर्ड्स में ये भी सामने आया था कि उनका कैप्टन काफी पहले एस्केप पॉड लेकर उस नए प्लेनेट पर गया था जिसे उन्होंने ढूंढा था, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। उधर शिप पर बचे बाकी क्रू की हालत दिन ब दिन खराब होती गई थी। खाना खत्म हो रहा था, हवा कम पड़ती जा रही थी और धीरे धीरे सबका दिमाग भी जवाब देने लगा था। जिंदा रहने की मजबूरी में उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया था और वही छोटा लड़का इतने समय से उसी डर और केओस के बीच किसी तरह जिंदा बना हुआ था। तभी जेरी ने चाइनीज प्रोब के डेटा में एक अजीब सा सिग्नल नोटिस किया था और थोड़ी देर में उन्हें एक और सिग्नल मिला था जो एक ऐसे प्लेनेट की तरफ इशारा कर रहा था जो रहने लायक हो सकता था। ये खबर मिलते ही जैसे पूरे क्रू में नई एनर्जी आ गई थी। सबको लगा कि अब उनके पास एक और मौका है और एक नई उम्मीद दिखने लगी थी। माहौल थोड़ी देर के लिए हल्का हो गया था। इसी दौरान जेरी ने माइक से अपनी पहले की हरकत के लिए माफी मांगी थी और दोनों ने साथ बैठकर शराब पी थी और वहीं बैठे बैठे सो गए थे। लेकिन जब जेरी की नींद खुली थी तो सामने का नजारा देखकर वो पूरी तरह हिल गया था। चारों तरफ खून फैला हुआ था और माइक जमीन पर मरा पड़ा था। ये देखकर वो डर के मारे जोर से चिल्ला उठा था। उसकी आवाज सुनते ही बाकी लोग तुरंत वहां पहुंचे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। कैप्टन जॉन ने बिना देर किए जेरी को पकड़ लिया था और उस पर गुस्से में सवाल करने लगा था कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन जेरी खुद शौक में था और बार बार यही कह रहा था कि उसे कुछ नहीं पता। उसी समय सबके दिमाग में एक साथ उस चाइनीज लड़के का ख्याल आया था। वो लोग तुरंत उसे ढूंढने लगे थे, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात सबको अजीब लग रही थी कि एक छोटा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। फिर भी शक का माहौल बन चुका था। एडवर्ड इस बात को हल्के में लेने को तैयार नहीं था। उसका मानना था कि माइक उस समय नशे में था और सो रहा था। ऐसे में कोई भी उस पर हमला कर सकता था। अब डर और शक दोनों हर किसी के अंदर घर करने लगे थे और सिचुएशन धीरे धीरे और खतरनाक होती जा रही थी। लेकिन ये सब यहीं रुकने वाला नहीं था। अगले दिन जब कैप्टन जॉन रूटीन चेक के लिए मशीनों के पास गया था, तब उसे पीछे किसी के चलने की हल्की सी आहट सुनाई दी थी। उसे लगा था शायद हेली या क्रू में से कोई और होगा, इसलिए उसने 2 बार आवाज लगाई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया था और माहौल अजीब सा लगने लगा था। उसी समय दूसरी तरफ जेन को सिस्टम में कुछ गड़बड़ी दिखी थी और बिना देर किए वो सीधे जॉन की तरफ भागी थी। जैसे ही वो वहां पहुंची थी, अचानक जॉन के पीछे एक आदमी प्रकट हो गया था और उसने जोर से उसे नीचे गिरा दिया था। सिचुएशन समझते ही जेन ने बिना सोचे तुरंत गोली चला दी थी और उस आदमी को वहीं खत्म कर दिया था। जॉन किसी तरह बच गया था, लेकिन इस अचानक हुए हमले ने सबको अंदर तक हिला दिया था। थोड़ी देर बाद हेली उस छोटे चाइनीज लड़के को लेकर आई थी और काफी कोशिश के बाद वो डरते डरते सच बताने लगा था कि
वही आदमी चुपके से उस चाइनीज शिप से उनके साथ अंदर आ गया था। वही आदमी था जिसने अपने ही क्रू के सभी लोगों को मार दिया था और आखिर में सिर्फ वही और ये बच्चा बचे थे। ये सुनते ही पूरे क्रू की हालत और खराब हो गई थी, क्योंकि अब खतरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उनके बीच तक आ चुका था। इसी बीच जेरी सिस्टम चेक करते हुए बता रहा था कि जिस नए प्लेनेट को वो लोग देख रहे हैं उसका डेटा पूरी तरह क्लियर नहीं है और ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि वो सच में रहने लायक है या नहीं। एडवर्ड इस बात पर गुस्से में आ गया था, क्योंकि उसके हिसाब से अगर ये बेसिक चीज ही क्लियर नहीं हुई तो मिशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। कैप्टन जॉन ने सिचुएशन को शांत रखते हुए समझाया था कि इसका सीधा मतलब है कि उन्हें खुद वहां जाकर देखना पड़ेगा, लेकिन जेन इस फैसले से सहमत नहीं थी और उसका मानना था कि उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए और पहले चाइनीज शिप वाले प्लेनेट का पूरा स्कैन होने देना चाहिए, फिर कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन जॉन ने साफ कह दिया था कि उनके पास अब इंतजार करने का टाइम नहीं बचा है, क्योंकि शिप का एक ऑक्सीजन जनरेटर बंद हो चुका है और अब ऑक्सीजन की खपत उसकी प्रोडक्शन से ज्यादा हो रही है। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे और हर मिनट सिचुएशन और क्रिटिकल बनती जा रही थी। तभी एडवर्ड ने एक खतरनाक सवाल उठा दिया था कि अगर क्रू के 2 लोग कम हो जाएं तो बाकी कितने दिन सरवाइव कर सकते हैं। ये सुनते ही माहौल एकदम ठंडा पड़ गया था और सब समझ गए थे कि बात अब किस तरफ जा रही है। जॉन ने तुरंत उसे रोक दिया था और साफ कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद उसने जेन को डायरेक्ट ऑर्डर दिया था कि लैंडिंग की तैयारी शुरू की जाए, क्योंकि वो लोग उस प्लेनेट पर उतरने वाले हैं। जेन ने आखिरी बार उसे वार्न किया था कि अगर उन्होंने लैंडिंग कर ली तो फिर दोबारा उड़ान भरना मुमकिन नहीं होगा। एक बार नीचे उतरने का मतलब साफ था कि वापस निकलना मुमकिन नहीं होगा और उसी पल उन्हें फैसला लेना पड़ा था। जैसे ही उन्होंने फुल पावर के साथ लैंडिंग शुरू की थी, शुरुआत में सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में हालात तेजी से बिगड़ने लगे थे। शिप ओवरलोड में चला गया था और सिस्टम लगातार वार्निंग दे रहा था कि बाहर का टेम्परेचर डेंजरसली हाई है। तभी कॉकपिट की दीवार में दरार पड़ गई थी और उसी क्रैक से जहरीली धुंध अंदर घुसने लगी थी। इसके तुरंत बाद मेडिकल बे में नाइट्रोजन लीक शुरू हो गया था। मैस हॉल की पावर चली गई थी और वाटर सिस्टम एक्टिवेट होते ही पूरी सिचुएशन एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई थी जहां से वापस मुड़ना पॉसिबल नहीं था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि किसी तरह इस शिप को सेफली नीचे उतारा जाए। हर कोई अपनी लिमिट से आगे जाकर काम कर रहा था और आखिरकार स्ट्रगल के बाद लैंडिंग हो गई थी। जमीन पर पहुंचते ही जेरी और जेन बाहर जाकर एनवायरनमेंट चेक करने गए थे, लेकिन जो सामने आया वो उनकी उम्मीदों के बिल्कुल उल्टा था। ये प्लेनेट करीब 3 लाख साल पुराने अर्थ जैसा था, जहां की हवा जहरीली थी और कंडीशंस इतनी हार्श थी कि इंसान का सर्वाइव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। 7 साल की मेहनत के बाद ऐसा रिजल्ट देखकर सब अंदर से टूट गए थे, लेकिन रुकना अब ऑप्शन नहीं था। करीब 3 घंटे बाद उन्होंने फिर से उड़ान भरी थी और जैसा डर था वैसा ही हुआ था। फ्लाइट के दौरान नाइट्रोजन फिर से लीक होने लगा था। जेरी उसे ठीक करने के लिए भागा था और टूल्स ढूंढते वक्त उसे एडवर्ड के छुपाए हुए सिरिंजेस मिल गए थे। उसने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एडवर्ड अंदर ही अंदर घबरा गया था, क्योंकि उसका राज खुलने का खतरा बढ़ गया था और इसी डर में उसने सबसे खतरनाक कदम उठा लिया था। वो जेरी के पास गया था, सही मौका देकर उसे रोक लिया था और ये सोचते हुए कि जितने कम लोग होंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन बचेगा, उसने बिना झिझक सिरिंज उसके शरीर में घुसा दिया था। जेरी वहीं खत्म हो गया था। इसके बाद एडवर्ड खुद को संभालते हुए पैनिक का नाटक करता हुआ कॉकपिट में पहुंचा था और कैप्टन जॉन को बताया था कि जेरी को उस चाइनीज लड़के ने मार दिया। उस वक्त कैप्टन जॉन इतना ज्यादा प्रेशर में था कि उसने बिना ज्यादा सोचे गन उठाई और सीधे उस लड़के को ढूंढने निकल पड़ा था। उसे लगा था कि खतरा वहीं से आया है। पीछे खड़ा एडवर्ड ये सब देखकर अंदर ही अंदर संतुष्ट हो रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी जीत की झलक साफ दिख रही थी। लेकिन जैसे ही जॉन को धीरे धीरे सच समझ में आने लगा और वो वापस मुड़ा, तब तक हालात काफी आगे बढ़ चुके थे। एडवर्ड ने हेली को अपने कब्जे में ले लिया था और अब वो साफ डिमांड कर रहा था कि शिप को उसी दूसरे प्लेनेट की तरफ मोड़ा जाए जिसे चाइनीज क्रू ने खोजा था। उस समय हेली ने बहुत हल्के से जॉन को इशारा किया था कि सबसे पहले बच्चों को बचाना जरूरी है। जॉन ने तुरंत बात समझ ली थी और बिना वक्त गंवाए दोनों बच्चों को एस्केप पॉड में डालकर शिप से बाहर भेज दिया था, ताकि कम से कम उनकी जान बच सके। इसके बाद वो तेजी से कॉकपिट की तरफ लौटा था, लेकिन वहां पहुंचते ही एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। जेन अब जिंदा नहीं थी और एडवर्ड उसे भी खत्म कर चुका था। अब एडवर्ड पूरी तरह अपने प्लान पर फोकस्ड था और वो सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहा था, उस नए प्लेनेट के फाइनल स्कैन का। उसे पूरा यकीन था कि अगर बाकी सब रास्ते से हट जाएं तो वो अकेला वहां जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकता है। तभी जैसे ही वो मुड़ा था, उसने सामने जॉन को खड़ा देखा था। उसने तुरंत हेली को और कसकर पकड़ लिया था और जॉन को गन नीचे रखने के लिए मजबूर करने लगा था। जॉन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी एडवर्ड ने अचानक सिरिंज निकालकर सीधे उसके सीने में घोंप दिया था। जॉन वहीं गिर गया था और एडवर्ड को लगा था कि अब सब खत्म हो चुका है। उसका ध्यान थोड़ा ढीला पड़ गया था, लेकिन उसी पल जॉन ने जमीन से गन उठाई थी और बिना देर किए एडवर्ड पर फायर कर दिया था। एडवर्ड वहीं खत्म हो गया था, लेकिन गोली शिप की दीवार को भी चीर गई थी, जिससे सिचुएशन और खराब हो गई थी। अब साफ था कि एडवर्ड तो खत्म हो चुका है, लेकिन ये शिप भी ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। हर तरफ से खतरा बढ़ता जा रहा था और बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तभी फाइनल स्कैन पूरा हुआ था और पता चला था कि चाइनीज क्रू ने जो प्लेनेट ढूंढा था वो सच में रहने लायक है। ये सुनते ही कुछ सेकंड के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए थे और फिर धीरे से राहत महसूस हुई थी, क्योंकि इतने सालों की मेहनत आखिरकार बेकार नहीं गई थी और इंसानों के लिए एक नया घर मिल गया था। लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई थी, क्योंकि कैप्टन जॉन ने तुरंत हेली को कहा था कि जो भी एनर्जी बची है उसे यूज करके अर्थ तक ये मैसेज पहुंचाना जरूरी है, ताकि बाकी लोगों को इस नई उम्मीद के बारे में पता चल सके। उसी दौरान शिप के अंदर हवा लगातार कम होती जा रही थी और सांस लेना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। हेली मुश्किल से खुद को संभालते हुए सिस्टम से पूछती है कि उनके बचने के चांसेस कितने हैं, लेकिन सामने से सीधा जवाब आता है 0 और उस एक शब्द के बाद पूरे माहौल में गहरा सन्नाटा फैल जाता है, जैसे सब कुछ वहीं थम गया हो।
हेली धीरे धीरे कैप्टन जॉन के पास आकर बैठ जाती है और दोनों बिना कुछ बोले बस उसी आखिरी पल का इंतजार करने लगते हैं। अब कहने को कुछ बचा नहीं था और करने को भी कुछ नहीं। उधर जिन दो बच्चों को जॉन ने एस्केप पॉड में भेजा था वो आखिरकार उस नए प्लेनेट पर पहुंच चुके होते हैं जहां पहले से चाइनीज कैप्टन मौजूद था। जैसे ही उसकी नजर उस छोटे लड़के पर पड़ती है वो खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत दौड़कर उसे गले लगा लेता है। उसके चेहरे पर एक साथ राहत भी दिख रही होती है और दर्द भी, जैसे वो सब कुछ समझ चुका हो जो पीछे हुआ है। पास खड़ी छोटी लड़की आसमान की तरफ देख रही होती है जहां दूर कहीं जलती हुई लकीरें गुजरती दिखाई देती हैं। शायद वो पेगासस के आखिरी पल होते हैं और उसी के साथ एक चैप्टर खत्म हो रहा होता है, लेकिन इसी के साथ एक नई शुरुआत भी सामने खड़ी होती है। हो सकता है कुछ समय बाद बाकी लोग भी यहाँ तक पहुंच जाएं और फिर से एक नई दुनिया बसाएं, एक नया इतिहास शुरू करें। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसी ही स्टोरीज आती रहेंगी।